आई होप आप सब अपने घर में अच्छे हैं और सेफ हैं. We are back with the second video lecture of second chapter, that is the biological classification. I hope आपको ये chapter भी समझ में आ रहा होगा. If you have any doubts, do write me in the comment section below. And yes, please do like, share and subscribe to the channel of Dev Tutorial so that आपके जैसे और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके और उसके साथ साथ हमारा चैनल भी ग्रो कर सके. So with this, let's get started. Hey guys, जो 5 kingdom classification था उसमें अभी तक हमने क्या देखा कि जो basis है जो कि पहले लेनियस नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे, जो कि ईयूप था, ईयूपी, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक. इन सब का क्लासिफिकेशन भी आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखने को मिल जाता है उसके बेसिस पे भी, जिसमें मोनोरा इज द ओनली प्रोकैरियोट, रेस्ट ऑल अदर यूकैरियोट्स. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. जैसे जैसे मैंने आपसे बोला था कि जो क्राइटेरिया या बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, वो जैसे जैसे और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगेगा या ज़्यादा इलाबोरेट होने लगेगा, तो क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग. पहले क्या था, सिर्फ सेल वॉल एक बेसिस था क्लासिफिकेशन का, जिसके ऊपर एनिमेलिया एंड प्लांटे को आपने डिवाइड किया. अब जब क्लासिफिकेशन का बेसिस बढ़ गया तो जो क्लासिफिकेशन है या जो किंगडम है वो भी तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि क्राइटेरियाज बढ़ गए. अब यहाँ पे आते हैं, दिस काइंड ऑफ changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. ये 5 kingdom या 6 kingdom classification is not constant. जैसे जैसे हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी और ज़्यादा रिसर्च होता जाएगा, we'll come to more and more classification like this. क्यों? क्योंकि अभी तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को जान रहे हैं. So we are classifying on this basis. Once we'll get to know more standards जिनके basis पे we can classify the kingdoms, we can further do it. तो ये आपके सिर्फ नॉलेज पे बेस्ड है, या जो साइंटिस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं इस समय उनके नॉलेज पे बेस्ड है. सो अगर हम बोलें कि 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज सफिशिएंट और कांस्टेंट, नो इट इज़ नॉट. जितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन होता जाएगा आपको चीज़ें स्टडी करने में उतनी ज़्यादा ईजी फील होगा. Over time, an attempt has been made to evolve a classification which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic. Phylogenetic का मतलब क्या होता है? Evolutionary relationships. वो आए कहाँ से हैं, उनका origin कहाँ से है, उनका evolution कहाँ से है, ये बेसिस पे भी अब क्लासिफिकेशन होने लगे हैं. तो क्लासिफिकेशन अब पहले की तरह सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, सिर्फ एनाटॉमिकल नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि अब ये इवोल्यूशनरी भी है. तो in this chapter we will study the characteristics of kingdom Monera, Protista and Fungi. Animalia और प्लांटे हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, that is the third chapter. मतलब उसमें हम सिर्फ प्लांटे पढ़ेंगे और एनिमेलिया किंगडम या एनिमल किंगडम विल स्टडी इन द 4th चैप्टर. इसमें हम सिर्फ देखने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, दैट इज द फर्स्ट 3. अब हम आते हैं मोनेरा पे. इसकी एक एक लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे तो ये लाइन सारी बाय हार्ट याद है, एंड आई होप कि आप 1 या 2 बार पढ़ने के बाद भी बात जो है वो आपको भी ये लाइन्स इम्पोर्टेंट, मतलब एकदम इससे याद हो जाएं. आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें एकदम याद हो जाएं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. सोल मेंबर हैं सबसे ज़्यादा, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है, वो कौन है मोनेरा में? बैक्टीरिया. कुल मिला के मोनेरा में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया. दैट इज वाई इट इज रिटन हियर दैट दे आर सोल मेंबर्स. They are the next important line. मतलब मैंने बोला ना एक एक लाइन important है. They are the most abundant microorganisms. Most abundant microorganism, bacteria. Who is the sole member of kingdom Monera? Bacteria. Next line important. Bacteria occurs almost everywhere. बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जहाँ कोई स्टेरलाइज्ड कंडीशन नहीं होगी वहाँ बैक्टीरिया नहीं होंगे, अदरवाइज बैक्टीरिया में बी प्रेजेंट एवरीवेयर. अब जब तक कोई स्टेरलाइज्ड कंडीशन नहीं होगी तब तक बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होंगे. दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर कि बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने बोला ना हर लाइन इंपॉर्टेंट है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ अ सॉइल. एक मुट्ठी आप अगर सॉरी
एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी ले लेते हो ना, एक मुट्ठी में रख लेते हो, तो उसमें आप बोल सकते हो कि कम से कम 100 या 100 से अधिक बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर मुट्ठी में आपके होंगे, सॉइल जो आपने एक मुट्ठी लिया हुआ है हाथ में। दैट इज हम कहते हैं कि दे अकर एवरीवेयर एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मोस्ट अबंडेंट मेंबर्स, क्या, माइक्रोऑर्गेनिजम्स। They also live in extreme habitats such as, जो एक्सट्रीम कंडीशंस है जहां पे नॉर्मल किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेन कर पाना मुश्किल होता है ड्यू टू द टेम्परेचर एंड अदर वेरियसली एडवर्स कंडीशंस, वहां के लिए वहां पे हैबिटेट बहुत कम होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वहां पॉपुलेशन नियरली 0 होती है। ऐसे जगहों पे भी एक्सट्रीम मतलब एनवायरमेंट में भी बैक्टीरिया ऐसे मेंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। और वो कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? हॉट स्प्रिंग्स, गर्म सोते जिनको बोला जाता है, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस। आपको पता होगा जो डीप ओशन, अभी मैं आगे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ही, तो मैं आपको बताऊंगी कि डायनोफ्लैजुलेट्स होते हैं, ये भी बहुत डीप मतलब ड्वेलर्स होते हैं, सी ड्वेलर्स होते हैं। और वहां पे ना जब आप एकदम डीप ओशन में होते हो तो उनके लिए जो ये सन है ना, जैसे हमारे लिए तो जो एनर्जी का सोर्स है हम सबके लिए वो सन है, पर बाकियों के लिए मतलब जो स्पेशली ये जो डीप सी ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए सन का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट वहां तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो दे हार्डली न्यू एनीथिंग या दे हार्डली गेट एनी एनर्जी फ्रॉम सन। तो सन उनके लिए एग्जिस्टिंग नहीं होता है, किनके लिए? जो डीप सी ड्वेलर्स होते हैं। एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, और इसीलिए यहाँ पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, जो जैसे डीप सी ड्वेलर्स मैंने बोला ना, अभी हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजुलेट्स, वहां पे आपको दिख जाएंगे, वो आपको सिर्फ जो है वो देख सकते हैं, वो रेड एल्गी होते हैं, वो आपको सिर्फ वहां पे दिखेंगे। लेकिन क्या हर ऑर्गेनिज्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन बैक्टीरिया आपको इन एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंट है वहां पे भी पाए जा सकते हैं। कौन कौन से इन्वायरमेंट है आप मुझे याद करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हॉट स्प्रिंग्स हैं, डेजर्ट है, स्नो है एंड डीप ओशंस। Many of them live in or on other organisms as well as parasites. और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, आप ये भी देख सकते हो, ये कैसे होते हैं? यहाँ देखो, सैप्रोफिटिक भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये पैरासाइट है, और पैरासाइट की तरह क्यों रहते हैं? नरिशमेंट लेने के लिए। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और इंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है इनके शेप के बेसिस पे। तो आप हमेशा याद रखोगे, जो ये बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? शेप के बेसिस पे। स्फेरिकल होता है, उसको हम बोलते हैं कॉकस, और इसका प्लूरल होता है कोकाई। कॉकस किसके लिए बोला जाता है? जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। रॉड शेप के जो होते हैं वो बैसिलस होते हैं। क्या होते हैं? बैसिलस, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं बैसिलाई, इनका प्लूरल होता है। कॉमा शेप को वाइब्रियम बोला जाता है, एंड वाइब्रियो इज द प्लूरल फॉर वाइब्रियम। एंड स्पाइरलम होता है जो स्पाइरल शेप के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। कोकाई, बैसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरलम, या कॉकस, बैसिलस, वाइब्रियम एंड स्पाइरलम। जैसे देखो, जो यहाँ पे ये कोकाई होते हैं, स्फेरिकल छोटे छोटे होते हैं। ये बैसिलाई होते हैं, और बैसिलाई जो होते हैं ना वो जनरली स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, स्पोर बनाते हैं। बैसिलाई जो होते हैं वो मेनली स्पोर बनाते हैं। तो आप लिख सकते हो, जो मैं चीजें आपको बोलती हूँ इंपॉर्टेंट ना, वो आपके आप एनसीईआरटी की जो स्पेस है ना एम्प्टी, वहां पे लिख सकते हो। एंड आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, उसका एक मुझे प्रूफ भी दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में फोटोज वगैरह अटैच करके, कि आप क्या क्या लिख रहे हो मुझे दिखा सकते हो। रॉड शेप, बैसिलाई, वाइब्रियम एंड स्पाइरलम। ये जो आपको दिख रहा है ये स्पाइरलाई है, स्पाइरला है, देखो स्पाइरल शेप का है। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। स्पाइरल शेप वाले जो होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहीं पे आपको 4 दे देगा और बोल देगा कि फ्लैजिला किस में पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? स्पाइरलम। और वाइब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड के होते हैं, इसलिए इनको वाइब्रियो बोला जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में जो है वो मेमोनेरा, या ये जो इतनी सारी चीजें जितनी दी हुई है ना सेकंड चैप्टर में, ये सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मतलब इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें बोल रही हूँ। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल होगा? सिंगल है, सिंगल सेल्ड है, ज्यादा कुछ मैकेनिज्म भी नहीं है, तो क्या होगा? सिंपल ही स्ट्रक्चर है, पर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। याद रखेंगे, स्ट्रक्चर सिंपल है,
Behavior is very complex. Structure is simple but behavior is very complex. याद रखेंगे. Compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. मतलब अगर बैक्टीरिया को बाकी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाए तो उसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब क्या है, नरिशमेंट वाइज आप देख लीजिए, या कौन सी ऐसे फीचर्स है जो ये नहीं शो करते हैं. मतलब सोचो ये जैसे न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो न्यूट्रिशन में ये क्या है, फोटोसिंथेटिक भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी है, उसमें ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है. मतलब नरिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है. और मेटाबॉलिकली भी ये क्या है, डाइवर्स होते हैं. बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में दे आर वेरी इलैबोरेट व्हेन इट कम्स टू देयर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. जैसे सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब सम, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ये सम याद रखना बहुत जरूरी है. सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक, दैट इज they synthesize their own food from inorganic substrate. याद रखेंगे, बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड लेते हैं या फूड बनाते हैं. जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड बनाते हैं. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. अब ऑटोट्रॉफ दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो लाइट्स के प्रेजेंस में बना रहे हैं या किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मदद से बना रहे हैं. ठीक. द वास्ट मेजॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. बैक्टीरिया जो है वास्टली किस टाइप ऑफ नरिशमेंट को शो करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक. बट बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक में भी दे कुड बी फोटोसिंथेटिक जो लाइट, या कीमोसिंथेटिक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मदद से बनाते हैं अपना खाना. ये चीजें आप याद रखेंगे. अब आते हैं हम आकी बैक्टीरिया. आकी बैक्टीरिया ने ना वो एक प्रिमिटिव क्लास है बैक्टीरिया का. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. ये स्पेशल क्यों है, ये जो ना पुराने टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको आकी बोला जाता है. और ये स्पेशल है क्यों, क्योंकि ये जो है वो कुछ हार्श हैबिटेट्स में रहने के आदी होते हैं. मैंने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि सारे ही बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में रहते हैं. इनके पास कैपेबिलिटी होती है अलग अलग क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया के पास कि वो रह सकते हैं. लेकिन एक आकी बैक्टीरिया एक ऐसा स्पेशल क्लास है बैक्टीरिया का जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो हार्श हैबिटेट्स में ही रहते हैं, और यही इनकी खासियत भी है. Such as extreme salty areas, याद रखेंगे, जो वहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्टी एरिया, उसको बोलते हैं हैलोफाइल. हैलोफाइल सॉल्टी एरियाज को बोलते हैं हैलोफाइल. हॉट स्प्रिंग्स जहां पे होते हैं वो होते हैं थर्मोएसिडोफाइल. थर्मोएसिडोफाइल. मार्शी एरियाज जो वहां पे होते हैं वहां पे उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस. मार्शी एरिया वाले मिथेनोजेन, सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स जहां हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं वो थर्मोएसिडोफाइल्स. ठीक. आकी बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, किस बेसिस पे ये डिफर करते हैं, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कितनी बार नीट में पूछा जा चुका है कि आकी बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया में डिफरेंस किस बेसिस पे होता है, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे. एक चीज और होती है, फिनेटॉल होता है. फिनेटॉल उस जो है वो रिंग की प्रेजेंस होती है जो नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं होती है, पर ये आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है. बस आप ये मेनली ये याद रखिए कि सेल वॉल के बेसिस पे ही जो है वो आकी बैक्टीरिया को डिफर किया जाता है नॉर्मल बैक्टीरिया से. एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. और यही जो है सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट होने की वजह से दे कुड सर्वाइव इन सच एक्सट्रीम हैबिटेट्स अनलाइकली द बैक्टीरियाज. मिथेनोजेंस, स्पेशली मिथेनोजेंस वो क्लास है बैक्टीरिया का दैट आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जिनमें रूमन पाया जाता है. एक स्टमक का पार्ट होता है रूमन, वो जिनमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जिसमें आते हैं काउज एंड बफेलोज. रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें रूमन, एक जो पेट में जो है जैसे जो हमारा जब हम
ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि स्टमक जो होता है उसका भी डिवीजन होता है। नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन जो मतलब ह्यूमंस मतलब नॉर्मली जो है वो जो डिविजन्स होते हैं उससे अलग डिवीजन पाए जाते हैं इन रूमिनेंट एनिमल्स में। वो डिटेल में इस चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको इसमें नहीं बता रही। और जो रूमन पाया जाता है, बस आप ये याद रखिए, रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें रूमन पाया जाता है। रूमन RUMEN एक स्टमक का पार्ट होता है, वो जिनमें पाया जाता है उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। Such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas, इसीलिए उनको मिथेनोजेन बोला जाता है। अगर आप जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप मुझे बताना मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, 11th में हो जो भी लोग। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, तो ये जो डंग होता है, काउ डंग होता है या बफेलो डंग होता है, इनके जो है वो डंग से जो है वो मिथेन गैस निकलती है। और जो एनिमल्स इन पे सर्वाइव करते हैं, जो बैक्टीरियाज या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे सर्वाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक, ये आपको समझ में आया आर्की बैक्टीरिया। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। अब हम आते हैं किस पे, यू बैक्टीरिया पे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया सही मामला में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, याद रखेंगे। इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है, चल फिर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, तो फ्लैजिलम। फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मोटिलिटी में ही हेल्प करता है। तो जो मोटाइल होंगे या जो मोटिलिटी को प्रमोट कर पाएंगे उनमें सीलिया या फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स पाए ही जाएंगे। जिनमें ऐसे स्ट्रक्चर पाए नहीं जाते वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, द साइनोबैक्टीरिया रिजिड सेल वॉल पाया जाता है ट्रू बैक्टीरियाज में। फिर उसके बाद इफ मोटाइल अगर है वो तो फ्लैजिलम पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ऑल्सो बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ये एक ट्रू एल्गी नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ इसे ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं। असल में ये होता क्या है, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया ही है, पर इसको हम बोलते क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। पर होता ये असल में क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है, एक साइनोबैक्टीरिया। And have chlorophyll A similar, देखना, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotroph। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। अब अगर क्लोरोफिल ए, आपको पता है ना क्लोरोफिल पे एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सारे अपने ग्रीन प्लांट्स में पाया जा सकता है, ये उनमें पाया जाता है। तो अब एक बात बताओ, अगर प्लांट लाइक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तो हो ही जाएगा सबसे पहले उस पे। और इसके लिए बेनिफिशियल क्या हो जाता है कि ये प्लांट के और ज्यादा लाइकली कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बीइंग फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफ। मतलब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे मैक्सिमम प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है। कैसे, क्लोरोफिल ए होता है और फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सनलाइट से अपना खाना खुद बना सकते हैं ये सारे के सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल के पाए जाते हैं। ऑब्वियसली कोई बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा। कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, या फिलामेंशियस हो सकते हैं जिनमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंशियस हो सकते हैं। मैंने बोला चूंकि ये कॉलोनीज बनाते हैं, तो जो कॉलोनीज मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज बना लेते हैं, तो जो इनकी कॉलोनी होती है ना, जो ये बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी होती है, ये जनरली सराउंड कर दी जाती है जिलेटिनस शीट से। जिलेटिन जैसा, जेली जैसा एक परत होता है जिससे इनकी कॉलोनी को शीत कर दिया जाता है, मतलब चारों तरफ से ढक दिया जाता है। दे ऑफन फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम देखा है अपने, हरे हरे रंग का पूरा काई जैसा जम जाता है, कहीं पे भी देखा होगा तालाब वगैरह में। उसको हम और नाम देते हैं क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे से होता है। दैट इज व्हाई वी आल्सो ऑफन कॉल देम एल्गल ब्लूम। एल्गे की वजह से होता है एल्गल ब्लूम। उससे क्या होता है, जो है ना, जो फिशेज होती है वो डिप्राइव होने लगती है ऑफ ऑक्सीजन की, डेथ होने लगती है, टॉक्सिसिटी जितनी ज्यादा बढ़ने लगती है एल्गल ब्लूम उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए वो फिशेज एंड ऑल या बाकी जितने भी प्लांट वाटर मतलब प्लांट
हैं या जो एनिमल्स हैं जो वाटर में रिसाइड कर रहे होते हैं, इवेंचुअली इट लीड्स टू देयर डेथ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो एल्गे वगैरह यूज कर लेते हैं। एल्गल ब्लूम, गंदे पानी की निशानी होती है एल्गल ब्लूम। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक, ये जाना एटमॉस्फेरिक मतलब फिक्सिंग क्या होती है। लेकिन हमें N2 जो है, N2 के फॉर्म में कोई भी प्लांट जो है वो N2 के फॉर्म में लेता नहीं है नाइट्रोजन को। दैट इज नॉट द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन व्हेन इट कम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम नाइट्राइट, नाइट्रेट इन फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये साइनोबैक्टीरिया करते हैं और इनको हम एक टर्म देते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन। मतलब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एक यूजेबल फॉर्म में। दैट इज व्हाई वी कॉल देम फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल, और ये एक सेल में स्पेशली एक सेल होते हैं जो ये काम करते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स इन यूबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज व्हाट? एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ये दो साइनोबैक्टीरिया है। वैसे आप एक कोड याद कर सकते हैं, ASO, ASO। क्या आप ये मतलब आप सिर्फ ये याद सकते हैं कि एनाबेना एंड नॉस्टॉक, दो याद रख सकते हैं आप, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज, मैंने बोला था जो कीमोसिंथेटिक होते हैं और फोटो कीमोसिंथेटिक जो है वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स जो है उनको जो है वो यूज करते हैं। तो देखो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो सकते हैं, नाइट्राइट हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, एंड यूज द एनर्जी रिलीज्ड फॉर देयर ATP प्रोडक्शन। अब इनऑर्गेनिज्म इन सब जो है इन सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी इनसे रिलीज होती है उस एनर्जी को ये यूज करके ATP बनाते हैं। ठीक, उन्हीं एनर्जी को यूज करके ये ATP बनाते हैं इनऑर्गेनिक जो होते हैं, और फोटोसिंथेटिक वो लाइट को यूज करके ATP बनाते हैं, और जो कीमोसिंथेटिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके, लाइक नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया होगा। चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो सारे नाइट्रोजन लाइक कंटेंट्स को यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये चार एलिमेंट्स के रिसाइकिल में भी इनका यूज होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, NPFS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, Fe आयरन एंड S इज सल्फर। ये चारों के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी, रिसाइकलिंग में भी इनका यूज होता है। मेनली ये कैसे होते हैं? मेनली ये होते हैं, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही होता है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। अब दो आपने पढ़े, पर यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको नॉस्टॉक का दिया गया है। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो दिस इज नॉस्टॉक। अब आप देखो ये जो पूरा का पूरा मैंने बोला ना, इसके आउटर कवरिंग में जो है एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है जिनसे ये कवर होते हैं। तो ये जेली लाइक म्यूसिलेजिनस शीट होती है जिनसे ये कवर होते हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जो यही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। यहाँ पे ये हेटेरोसिस्ट है, दिस इज ऑल्सो एन हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल सेल्स होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मैंने बोला कि जो मेजर होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। बैक्टीरिया चूंकि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं इसलिए ये बाकी फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक। मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियाज में जो मेजॉरिटी में है ना वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं। मैक्सिमम डिग्रेडेशन का काम कौन करता है? मैक्सिमम डिग्रेडेशन का काम कौन करता है? दैट इज बैक्टीरियाज। आपको पता है ना, अगर बॉडी रखी गई है, कोई भी चीज रखी गई है, वो सड़ जाती है, सड़ जाने के बाद डिग्रेड होने लगती है, डिकम्पोज हो जाती है, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये सारा काम कौन करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैक्टीरिया।
Many of them have significant impact on human affairs. हाँ, बैक्टीरिया जो है, जो हम आए दिन जो चीजें करते हैं या हमारे आए दिन के जो काम है उसमें भी बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. ऐसा नहीं है वो सिर्फ डिकम्पोज करते हैं, चीजों को डिकम्पोज कर रहे हैं कि हमारा खाना भी डिकम्पोज होता है, सड़ जाता है. वो किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. दही जो हम जमाते हैं वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. तो यहाँ पे दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कर्ड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है. एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आता है. फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जो कि मैंने अभी बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं. वो होते हैं राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को लेग्यूम्स में. ये बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग नाम होता है इनका. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जिनमें लेग्यूम्स, मतलब जो ये दाल वगैरह होती है, पल्सेस वगैरह होती है, ये सब लेग्यूमिनस में आते हैं. सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स. आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं. ठीक, क्रॉप्स को खराब करते हैं बहुत सारे. फार्म एनिमल्स को बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे एंथ्रासिस होता है, बैसिलस एंथ्रैक्स जो है वो उसकी वजह से होता है. एंथ्रैक्स एक बहुत मतलब बैक्टीरियल डिजीज है. एंड पेट्स को अफेक्ट करते हैं. कॉलेरा जो है वाइब्रियो कॉलेरा से होता है. सैल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है. क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से टेटनस होता है. सिट्रस कैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है. कई बार आपके नीट में ये पूछा जा चुका है कि ऐसे दिया कि एक स्टेटमेंट दिया सिट्रस कैंकर इज अ फंगल डिजीज. रॉन्ग, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्लांट्स में जितने भी हैं वो सिट्रस मतलब जितने भी हैं वो फंगल होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. पर यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके साथ. बैक्टीरिया मेनली जो है वो फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज बाइनरी फिजन. लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है ये स्पोर बना लेता है. और स्पोर बनाने में इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है. कवरिंग जो है वो उस पर्टिकुलर जो है वो कई टाइम तक जो है वो ऐसे ही डोरमेंट रहती है. वापस से जब फेवरेबल कंडीशंस वापस से आती हैं तब वो स्पोर जो है वो फटते हैं, रप्चर होते हैं. तब तक वो जो स्पोर होता है वो जो है वो डोर्मेंट स्टेज में ही अपने रहता है. ठीक, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है और स्पोर के ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग होती है जिसपे हॉट टेम्परेचर और बाकी सारी चीजों का कोई असर नहीं होता है. दे आर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड अदर जो है वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो है वो करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम. जो है दो बैक्टीरिया जो है वो पास आते हैं, उनका डीएनए एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है और उससे भी जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बैक्टीरिया जो है वो फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. अनफेवरेबल कंडीशन पे ये स्पोर बना लेते हैं, जो कि इसमें वही होते हैं जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, सारे नहीं बना सकते. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करते हैं, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे. आपको पता है ना कि जो कि इनमें न्यूक्लियस और ये सब प्रॉपर नहीं होता, तो इनका डीएनए भी बहुत प्रॉपर नहीं होता है. प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए होता है और ये डीएनए का ट्रांसफर ही जो है वो एक डीएनए से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो जाता है और वहां से एक नए बैक्टीरिया का जन्म हो जाता है. माइकोप्लाज्मा जो है वो भी बैक्टीरिया के क्लासेस में हम पढ़ लेते हैं. माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल. माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो लिविंग सेल्स नोन होते हैं. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा. एंड दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, प्रोकैरियोट्स मतलब नहीं, प्रोकैरियोट्स से इसका लेना देना नहीं है. सेल वॉल चूंकि जैसे बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, पर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है. एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट सर्वाइव व्हेन इट्स मतलब व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ये दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी. ठीक,
Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. बहुत सारे ब्रिंजल एंड ऑल में डिजीजेस पाए जाते हैं जो कि माइकोप्लाज्मा की वजह से ही होते हैं। इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं अपने नेचर में। प्लियोमॉर्फिक कहने का मतलब ये है कि ये अपने जो शेप और साइज है ना उसको जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, ठीक। तो इसलिए उनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ये पीपीएलओ के मतलब के भी नाम से इनको डिनोट किया जाता है, जैसे प्लियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। ये स्मॉलेस्ट क्लासेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लिविंग जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन होते हैं। और लार्जेस्ट लिविंग सेल्स कौन से होंगे, अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ठीक। अब जो प्रोटिस्टा क्लास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम एंड यस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू comment below and yes, thank you for watching.